बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम अपना केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे बच्चों, जो कि है आपका क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। माय नेम इज नीरू एंड आई एम फ्रॉम GGMS कंवारी। सो लेट्स बिगिन। इस चैप्टर में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों, वो क्या हैं? तो हम क्या जानेंगे यहाँ पर? कार्बन क्या है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, कार्बन के अपर ग्रुप के बारे में जानेंगे, श्रृंखलन कार्बन की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, और संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बारे में, कार्बन यौगिकों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं ना? तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? कोयला है, चौक है, गैस के सिलेंडर है। कुछ कॉमन आप इसमें कनेक्ट बना पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक सोच रहे हैं कि इनमें कहीं ना कहीं कार्बन है, इनमें कहीं ना कहीं कार्बन है। और यही हमारे चैप्टर का बच्चों आज बेस है कि कार्बन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, और इसी वजह से एक पूरा चैप्टर इस पे डिवोटेड है बच्चों। यहाँ पर आपको कार्बन का सिंबल दिखाई दे रहा है जो कि है C, और इसका परमाणु संख्या 6 है बच्चों, और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। कार्बन जो है प्रकृति में भौतिक रूप से 3 रूपों में मिलता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। और तीनों के भौतिक रूप तो अलग हैं, लेकिन रासायनिक रूप से ये बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, पर इनकी संरचना अलग होने के कारण इन्हें हम अपर रूप कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप जैसे देख सकते हैं कि इनकी संरचना कैसे अलग है। सबसे पहले देखिए क्या है आपके पास? हीरा यानी कि डायमंड। और हीरे में जो है इसकी संरचना कैसी है? हीरे की 3 डायमेंशनल संरचना है। एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन के साथ बहुत अच्छे से रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, एक टाइट स्ट्रक्चर बनाता है, और यही कारण है इसमें कोई बीच में गैप्स नहीं होते। ये एक कठोर पदार्थ होता है। दूसरा जो एलोट्रॉप या अपर रूप है वो क्या है बच्चों? आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, वो षटकोणीय तल बनाता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। और यहाँ पर क्योंकि एक कार्बन जो है वो फ्री होता है, मुक्त अवस्था में होता है, तो कार्बन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक भी है, जबकि हीरा जो है विद्युत का सुचालक नहीं है। तीसरा जो है बच्चों वो है आपके पास फुलेरिन। फुलेरिन एक 60 कार्बन की संरचना है, C60। इसमें 60 कार्बन जो है षटभुज और पंचभुज की आकृतियों में जुड़े हुए होते हैं। ये बकमिस्टर फुलेरिन के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो ये हमारे पास 3 कार्बन के अपर रूप हैं। प्रकृति में जब इस तरह कार्बन तत्व जो है विभिन्न भौतिक गुणों के साथ पाया जाता है, तो उसे हम उसके अपर रूप कहते हैं, और कार्बन के इस गुण को हम अपर रूपता कहते हैं। आप आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में अपना। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन किस तरह के यौगिक बनाता है, क्या वो भी इसी तरह आयनिक यौगिक बना सकता है, नहीं बना सकता? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। आयनिक यौगिक जो हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सोडियम जो है उसकी जो परमाणु संख्या है वो क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या है 11, और इसके जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 281। 281 यानी ये M कोश के अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका त्याग करके क्या बना देता है बच्चों? सोडियम धनायन बना देता है। और क्लोरीन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो वो क्लोराइड ऋणायन बना देता है। और इस प्रकार ये क्या बना लेते हैं? सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पर देखिए ट्रांसफर हो रहा है, और हमारे पास सोडियम क्लोराइड हमें मिल जाता है। जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और सोडियम क्लोराइड बन गए।
हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर उसके बाद देखिए मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन भी जो है आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, MgO2 बना देंगे ये। इसी तरह कैल्शियम और क्लोरीन के दो आयन मिलके कैल्शियम क्लोराइड बना देंगे। अब क्वेश्चन जो आता है हमारा वो ये है, क्या कार्बन भी ऐसे ही तत्व बनाएगा? अब कार्बन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि और भी ऐसे कुछ तत्व हैं जो इस तरह के आबंध बनाते हैं। इस तरह के जो आबंध हैं उनका नाम क्या है? सहसंयोजी आबंध। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो रहा बच्चों, आप देखें कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, यहाँ पर साझेदारी हो रही है। आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मदद कर रहे हैं उसका उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसको अपने बाह्य कोश में दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो वो क्या करता है कि दूसरे हाइड्रोजन के साथ संयोजन कर लेता है। जैसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं इस चित्र में कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में यहाँ पर ये साझेदारी कर रहे हैं। इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी कर रहे हैं और हाइड्रोजन का एक अणु बन जाता है H2। क्या बन जाता है हमारे पास? H2। तो इस तरह देखिए बीच में आपको जब दो इलेक्ट्रॉन, जब एक युग्म इलेक्ट्रॉन का है यानी पेयर, पेयर मतलब दो, तो उसको हम एक लाइन से शो कर देते हैं बच्चों, बार बार इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए। और हम इस तरह के आबंध को जब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम इसको एकल आबंध कहते हैं। एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध है बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह के आबंध जहां पर कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ना कि स्थानांतरण, हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। अब आप सोचिए कि कुछ ऐसे भी तो तत्व हैं जिनको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, तो वो कैसे बनाएंगे? हम एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का। अब देखिए ऑक्सीजन में क्या है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, यहाँ पर हमारे पास दो पेयर जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन का एक अणु बना रहे हैं। ऑक्सीजन का एक अणु बना रहे हैं, आपको स्पष्ट यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि दो पेयर की साझेदारी हो रही है, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे हम? O2। तो इस तरह से ऑक्सीजन दो पेयर की साझेदारी कर रहा है, तो यहाँ पर जो आबंध बन रहा है बच्चों उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड या द्विआबंध। आपने ये नाम सब याद रखने हैं, क्योंकि जब हम कार्बन के यौगिकों की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, तब हमें ये चीजें काम आएंगी। हम इनको बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। कि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ये कैसे बना रहा है, इसको क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो ये इलेक्ट्रॉन के तीन पेयर यहाँ पर साझेदारी कर रहे हैं, N2 बना रहे हैं और आबंध जो है ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह जब तीन पेयर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करेंगे तो हम उसको कहते हैं त्रिआबंध। उसका नाम क्या है बच्चों? त्रिआबंध है। अब यही सब बॉन्डिंग हमने देखनी है, यही सब आबंध जो है कार्बन भी बनाएगा, क्योंकि कार्बन जो है आयनिक आबंध नहीं बनाता, तो वो भी सहसंयोजी आबंध बनाता है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ उसकी संयोजकता पूरी हो जाती है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। उनका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब आप जैसे यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि कार्बन जो है उसकी संयोजकता हमने आपको शुरू में बताई थी, कितनी थी? 4। उसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है और चाहिए। और हाइड्रोजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ, 1 2
तीन चार चार हाइड्रोजन के साथ मिलकर अपना जो है आबंध बना रहा है। और ये भी सारे के सारे कैसे आबंध हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर साझेदारी हो रही है। जो रेड कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। जो क्रॉस दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक कलर के, वो के हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनकी साझेदारी हो रही है। तो इस प्रकार जो है इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, सी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर ये दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और चौथा। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की संयोजकता पूरी हो रही है। तो इस प्रकार ये जो संरचना बनी हमारी, ये सबसे पहला ही हमारा हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम क्या है बच्चों, CH4। और हम इसको कहते हैं मीथेन। कि यहाँ पर ये एकल आबंध भी थे, आपने ध्यान दिया हो तो आबंध किस तरह किस प्रकार के थे, एकल आबंध थे। अब हमारे पास दो तरह के आबंध थे, तो हम देख सकते हैं कि दोनों आबंधों में, दोनों तरह के आबंधों में, आयनिक आबंधों में और सह संयोजी आबंध जो हमारे थे, उनमें किस प्रकार का अंतर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका व्यवहार कैसा था। इलेक्ट्रॉन जो है आयनिक आबंध में तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा था, स्थानांतरण हो रहा था। जबकि सह संयोजी जो आबंध हैं वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे थे। दूसरा है इनका निर्माण। इसमें आपने देखा जैसे आयनिक आबंध में एक धातु थी जैसे सोडियम, एक क्लोराइड, तो अधातु। ये दोनों ही अधातुओं के बीच में, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन CH4 हमारा। इसके बाद है कि जो हमें मिले वो हमने पीछे मैंने आपको बता दिया, सोडियम और क्लोराइड यौगिक हमें प्राप्त हुए। इसके बाद है विद्युत की चालकता और कुचालकता। आयनिक यौगिक जो देखो बच्चों आयन बनाते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, तो आयन जब भी बनेंगे तो वो विद्युत के चालक होते हैं। जबकि आपने देखा कि कार्बन के जितने यौगिक हैं जैसे हीरा है, वो विद्युत का चालक नहीं है। यहाँ पर ग्रेफाइट आपके लिए, पहले हम उसको एक्सेप्शन की तरह पढ़ते थे, लेकिन अब आपको पता चल गया क्योंकि ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत का चालन करता है। लेकिन आम तौर पर यहाँ लिखा है, आम तौर पर जो है आयनिक वो सह संयोजी जो यौगिक हैं आपके, वो विद्युत का चालन नहीं करते। अगला जो हमारा पॉइंट है भौतिक अवस्था में। अब आप देखिए सोडियम क्लोराइड आपने देख ही रखा है कैसा होता है, ठोस क्रिस्टल जैसे इनकी संरचना होती है। जबकि कमरे के तापमान पर आपके जो सह संयोजी यौगिक हैं वो गैस, तरल, कभी कभी वो ठोस अवस्था में भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वथनांक और गलनांक। आयनिक यौगिकों के जो क्वथनांक होते हैं बच्चों, वो मजबूत आकर्षण के कारण बहुत अधिक होते हैं। जैसे आपको मैं बताती हूँ, सोडियम क्लोराइड का ही अगर हम ले, तो सोडियम क्लोराइड का गलनांक जो होता है 1074 केल्विन है। और इसका जो क्वथनांक है वो भी बहुत ज्यादा है, 1686 केल्विन है। जबकि आयनिक यौगिकों की तुलना में सह संयोजी यौगिक जो हैं उनके गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। जैसे अगर हम मीथेन का उदाहरण ले तो उसका गलनांक केवल 90 केल्विन है, जबकि उसका क्वथनांक जो है 111 केल्विन है। तो कंपैरेटिवली ये बहुत कम होते हैं। इनकी अगर मजबूती की बात करें तो आयनिक यौगिक काफी मजबूत होते हैं इनके बीच में, क्योंकि बहुत मजबूत आबंध होते हैं। जबकि जो हमारे सह संयोजी आबंध वाले यौगिक हैं उनके बीच में, अणुओं के बीच में तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन आपस में दूसरे यौगिकों के साथ या दूसरे अणुओं के साथ उनके जो आबंध होते हैं उनका जो बल है वो बहुत कमजोर होता है। अंतर अणुक बल जो होता है उसका वो काफी कम होता है। ठीक। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है बच्चों, देखो कार्बन यौगिक जो होते हैं, कार्बन जो है वो इतने रूपों में क्यों पाया जाता है, उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें एक अद्वितीय जो है कार्बन यौगिकों का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। तो
कार्बन जो है कई तरह के, क्योंकि आप देख चुके हैं आबंध बनाता है, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता रखता है। अद्वितीय क्षमता देखो जिसको कहते हैं, एकल आबंध, द्विआबंध, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध बना सकता है। और इसके अलावा और भी कई तरह की संरचनाएं, जैसे कि लंबी श्रृंखलाएं, वलय रूपी श्रृंखलाएं, जैसे देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शाखित संरचना बना रखी है कार्बन यौगिक ने, जिसका नाम क्या है, ब्यूटेन। और इसी तरह और भी कई तरह की संरचनाएं, जैसे देखिए यहाँ पर वलय रूपी, वलय का मतलब होता है रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब है बच्चों ऐसी संरचना जिसमें कि 6 कार्बन हो, कार्बन की संख्या यहाँ पर आपको 6 दिखाई दे रही है। और ये किस तरह से व्यवस्थित है, एक रिंग के रूप में, इसको हम कहते हैं वलय, वलय रूपी या रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। तो वलय रूपी संरचना है यहाँ पर। तो इस तरह के भी कार्बन जो है वो यौगिक बनाता है। इस यही कारण है कि कार्बन की प्रकृति में बहुत थोड़ी मात्रा है, पर इसके जो यौगिकों की संख्या है ये कई रूपों में पाया जाता है। क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ चुके हैं, कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन के जो बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने में इसको मदद करते हैं। अब एक संरचना ये और आ गई आपके सामने, इसका नाम है बच्चों बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक औद्योगिक विलायक होता है। और यहाँ पर जो आपको संरचना दिख रही है, ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ तो कार्बन दिखाई भी नहीं दे रहे आपको, फिर ये कैसी संरचना है। तो इसकी संरचना मुख्य रूप से देखिए कैसी है, कि इसमें डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर द्विआबंध, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह से 6 कार्बन जो हैं इस तरह व्यवस्थित हैं इसमें, कि एक द्विआबंध, एक त्रिआबंध, एक एकल आबंध है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको बुक्स में ऐसा भी लिखा मिलेगा। ये सभी बेंजीन के ही रूप हैं, यानी कि हर कॉर्नर जो है इसका एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक कार्बन की देखिए क्षमता है कि वो इस तरह की भी संरचनाएं बनाने में की क्षमता रखता है। कार्बन के इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन मिले कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक क्यों बनते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर उसकी यही है, श्रृंखलन। और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी चतु संयोजकता, यानी उसमें उसकी जो संयोजकता 4 है वो उसको मदद करती है इतने सारी यौगिक बनाने में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन। अब यहाँ पर आप फिर देख रहे हैं कि आपको एकल आबंध वाले कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो बार बार चीजें वही रिपीट हो रही हैं, बस थोड़ा सा नाम में अंतर आ गया। आपने कभी कभी पढ़ा भी होगा कुछ पैकेट्स वाली चीजों पे, ये सेचुरेटेड इसमें कंपाउंड्स हैं, अनसेचुरेटेड हैं, घी, रिफाइंड, ये सब इसी में आते हैं। हम आगे भी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो कार्बन यौगिक जिनमें कि केवल एकल आबंध होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 3 आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 3 संरचनाएं दिखाई दे रही है, मुख्य रूप से 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, और सभी में एकल आबंध है। तो ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें केवल एकल आबंध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शब्द है हमारा वो क्या है, एकल आबंध। तो सिंगल बॉन्ड वाली जो संरचनाएं हैं हमारी उनको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। और इसके अलावा अगर मान लो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, द्विआबंध या त्रिआबंध, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 शब्द आपके इंपॉर्टेंट हैं, द्विआबंध या त्रिआबंध होगा, तो उनको हम अनसेचुरेटेड या असंतृप्त कार्बन यौगिक बोलते हैं। एक नाम और है हमारा, एक बार दोबारा से देखिए यहाँ पर, जो हमारे एकल आबंध वाले जो हैं सेचुरेटेड कार्बन यौगिक हैं, इनका एक नाम और है बच्चों, उनको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन, एल्केन। और द्विआबंध और त्रिआबंध वाले जो होते हैं उनका नाम क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ पे देखिए जैसे द्विआबंध वाले जो हैं हमारे फर्स्ट 2 जो हमारे कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, उनको हम बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन।
हिंदी में ऐसे लिखेंगे हम इसको, एल्कीन और एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हैं हम हमारे हैं त्रिआबंध वाले, उनको हम एल्काइंस बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा नाम में अंतर आ जाता है, और आगे जाके हम इनकी संरचना, इनको नाम कैसे देते हैं, वो सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, वो हमारा है संरचनात्मक समावयन। अब आप ये देखिए कि कुछ ऐसे भी हमारे पास तत्व हैं जो जिनका फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहता है। अब जैसे हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ब्यूटेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि 4 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन कैसा हाइड्रोकार्बन है, इसमें 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 और 4। इनकी जो हम संयोजकता है हाइड्रोजन से पूरी कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हर बार जब आप संरचना बनाएंगे तो हर कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे देखिए 1 2 3 और 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से इसकी संयोजकता पूरी हो रही है। इसी प्रकार सारे। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला देखिए क्या है आपका, C4, कार्बन कितने 4, और हाइड्रोजन अगर आप काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं 10। और इसका फॉर्मूला ऊपर आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो फॉर्मूला इसका क्या है, C4H10। और इसकी संरचना लेकिन हम दो तरह से बना सकते हैं। अब जैसे देखिए ये जो संरचना मैंने बनाई वही संरचना आपके सामने आ भी गई। इसको हम सीधी श्रृंखला में, हमने सीधी लाइन में हमने 4 कार्बन को लिखा, इसका नाम होता है बच्चों एन ब्यूटेन। और अगर हम इसको इस तरह की संरचना दे दें, यानी कि एक शाखित संरचना, यहाँ पे एक कार्बन मैंने सीधा ना लिखा और ऊपर इसको यहाँ पर लगा दिया, तो इसका नाम बदल जाता है, थोड़ा सा आइसोब्यूटेन हो जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि चाहे एन ब्यूटेन है चाहे आइसोब्यूटेन है, दोनों में ही कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 10 है। C4H10 ही है। तो ऐसी संरचना समान सूत्र वाले, फॉर्मूला तो कितना रहा, C4H10 रहा। तो समान सूत्र वाले जो हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन हों जिनमें की फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी संरचना हम अलग अलग बना सकते हैं। जैसे अगर आप पेंटेन की बात करेंगे तो पेंटेन इसका अगला जो है, पेंटेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसकी आप कई संरचनाएं बना सकेंगे, 3 संरचनाएं कम से कम आप उसमें बना सकेंगे। आप ट्राई कीजिए उसको, C5H12 उसका फॉर्मूला है, और आप उसकी संरचनाएं बनाकर देखिए कॉपी में। तो इस तरह का जो कार्बन का गुण है, इसको बोलते हैं बच्चों संरचनात्मक समावयन। तो या इंग्लिश में हम इनको कहते हैं आइसोमर्स। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ब्यूटेन के कितने संरचनात्मक समावयव हम बना सकते हैं, 2, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको आइसोमेराइजेशन या संरचनात्मक समावयन कहते हैं। तो अब हमने जो टॉपिक्स कर लिए उनको हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये अपने अन्य तत्वों के साथ सह संयोजी आबंध बनाता है। कार्बन के अपर रूप जो है वो क्या थे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। कार्बन का एक मुख्य गुण श्रृंखलन के बारे में हमने पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि कार्बन के यौगिक जो है एकल, द्वि या त्रिआबंध होते हैं। एकल आबंध को हम संतृप्त यौगिक कहते हैं, द्वि और त्रिआबंध बनाने वाले यौगिकों को हम असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। आपने अभी जो चैप्टर में सीखा है उस पर आधारित 3 सवाल हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। धन्यवाद।